नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है हिंदी मीडियम चैनल में। जैसे कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट और महाराष्ट्र सेट का जो सेकंड पेपर होता है हिंदी लैंग्वेज का, उसकी हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं। इससे पहले हमने चंद्रदेव से मेरी बातें, जो राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है, वो कहानी हमने पढ़ी है और उसका वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। और वो कहानी का पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको डाला हुआ है। तो आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं होगा तो एक बार जाके देख लीजिएगा। इससे पहले कि हम आगे की कहानियाँ पढ़े, इससे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो इकाई 7 है, जो यूनिट 7 है, उसमें सभी कहानियाँ लगी हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में लेखकों के जन्म के वर्ष को लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, या फिर कहानी का जो प्रकाशन वर्ष होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके अलावा कहानी में जो भी मेन पात्र होता है या कौन से पात्र ने क्या कहा है, वो भी कहानी में पूछा जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम जो हमारी यूनिट 7 है कहानी, वो यहाँ पर उसका सिलेबस देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लेखक के नाम, लेखक का जन्म दिनांक का साल, लेखक को कौन सी कहानी लिखी है, वो कौन से साल में प्रकाशित हुई है, और कौन से कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, वो भी सब यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखी हुई राजेंद्र बाला घोष जी ने, राजेंद्र बाला घोष जी का जन्म का साल है 1882 और उनकी 2 कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। एक तो है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि 1904 में प्रकाशित हुई थी, और इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है स्वयं लेखिका ने भगवान चंद्रदेव को खत लिखा था कि एक बार वो पृथ्वीलोक पर आइए और यहाँ की पृथ्वीलोक की सैर करें। लेखिका ने चंद्रदेव को पत्र लिखा था। तो इस कहानी के मेन प्रमुख पात्र जो होते हैं, लेखिका खुद और भगवान चंद्रदेव। उनकी दूसरी कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, उस कहानी का नाम है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907। इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो कुछ इस प्रकार है: वंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई, सीता। अगर हम इनको थोड़ा डीप तरीके से देखने जाते हैं तो वंशीधर इस कहानी का प्रमुख पात्र है, जो इलाहाबाद में रहता है। नवल किशोर जो है वंशीधर के ममेरे भाई है। जानकी देई वंशीधर की पत्नी, सीता वंशीधर की साली यानी कि जानकी देई की बहन है। और इसके अलावा और अन्य पात्र भी इसमें इस कहानी में लगे हुए, जैसे कि लाठीवान हो गया, नवल किशोर की पत्नी, जिनका नाम यहाँ पर कहानी में किधर भी आया हुआ नहीं है। इसके अलावा वंशीधर की सास और साला और ट्रेन, ये कहानी जो है वो सब ट्रेन में यात्री सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये कहानी जो है ट्रेन की यात्रियों के बीच में ये जो संभाषण हुआ है उसको लेकर है। तो ट्रेन के जो अन्य यात्री होते हैं वो भी इस कहानी का हिस्सा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दूसरे जो लेखक है माधवराव जी सप्रे, उनका जन्म हुआ था 1871 में। उनकी कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1901 और इस कहानी में भी जमींदार और एक अनाथ विधवा बुढ़िया, ये 2 पात्र मेन हैं। अगर इनको डीप तरीके से देखा जाए तो ज़मींदार जो होता है, और ज़मींदार और एक अनाथ बुढ़िया जो होती है, उनका बुढ़िया की झोपड़ी को तोड़वाने के लिए, झोपड़ी को गिराने के लिए, बुढ़िया को वहाँ से निकालने के लिए ज़मींदार प्रयत्न करता है। बुढ़िया चली भी जाती है, ज़मींदार फिर कोर्ट वगैरह वो भी चक्कर जाता है, तो बुढ़िया वहाँ से चली भी जाती है। एक स्वीट सिंपल सी स्टोरी है, वो हम आगे देखने वाले हैं। और ज़मींदार और बुढ़िया को छोड़कर अगर गौण पात्र देखा जाए तो ज़मींदार का वकील का भी जिक्र इसमें आया हुआ है। और विधवा की जो पोती है, बिना माँ बाप की बच्ची होती है, उसका दुनिया में उसके दादी के सिवा और कोई नहीं रहता। तो ये पात्र भी उस कहानी में लगे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनका जन्म हुआ था 1904 में। उनकी कहानी है राही। राही कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1947 और इस कहानी का मेन पात्र का नाम भी राही है और एक और है जो अनीता उसका नाम है। अगर इनको थोड़ा सा डीप तरीके से देखना है तो राही जो होती है गरीब औरत होती है जो चोरी के जुर्म में जेल में कैद होती है।
और अनीता जो होती है उसके अपोजिट एक अमीर घर की महिला होती है जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम के क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल में होती है। और इस कहानी में और एक विशेष बात है कि इस कहानी में एक जाति मंगरोरी जाति का भी जिक्र यहाँ पर आया हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान में रखनी है। इस हो सकता है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए। आगे देख लेते हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के बारे में तो जितना भी बोले कम है, उनका साहित्य लेखन तो आप सबको पता ही है। तो उनका जन्म हुआ था 1880 में। 1880 में उनकी दो कहानियाँ लगी हुई है। पहली है ईदगाह। ईदगाह का प्रकाशन वर्ष 1933। और ईदगाह की कहानी जो है एक हामिद नाम के 4-5 साल के बच्चे की कहानी है। और इस कहानी में जो है उसकी दादी, उसका दादी का नाम है अमीना और हामिद खुद जो 4-5 साल का लड़का है, बिना माँ बाप का ये भी बच्चा है, अनाथ बच्चा है। और कहानी में कुछ उस हामिद के दोस्तों के भी नाम आए हुए हैं, जैसे कि मोहसिन हो गया, मोहम्मद नूरे हो गया, सम्मी हो गया और चौधरी साहब बोल के भी एक कहानी का पात्र है। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उनकी दूसरी कहानी देख लेते, दुनिया का अनमोल रत्न। दुनिया का अनमोल रत्न कहानी जो प्रकाशित हुई थी 1907, कई जगह पर 1908 भी दिखाई पड़ता है। तो इस कहानी में जो प्रमुख पात्र है वो है दिलफिगार, दिलफरेब, एक काला चोर और एक बुजुर्ग। दिलफिगार जो है वो कहानी का मुख्य पात्र है जो दिलफरेब से बेपनाह मोहब्बत करता है, बेपनाह प्रेम करता है और वो अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दिलफरेब जो होती है एक बेहद खूबसूरत स्त्री होती है और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। इस कहानी में एक काला चोर भी दिखाया हुआ है और एक बुजुर्ग जो है लास्ट में उनका एक कथन है वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी आपको याद रखना है। वो भी हम आगे जब कहानी पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे हम। जो बुजुर्ग होता है वो दिलफिगार की हौसला अफजाई करता है, वो उसकी हौसला बढ़ाता है जब वो खुद थक हार कर जान देने को जाता है। तब इस कहानी में जो दुनिया के 3 अनमोल रत्न होते हैं वो बताए हुए हैं और वो रत्न कौन से होते हैं वो भी आपको याद रखने हैं। वो रत्न कौन से होते हैं हम आपको आगे कहानी में बताएंगे। आगे देख लेते हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। उनका जन्म हुआ था 1990। उनकी कहानी का नाम है कानों में कंगना। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1913 और इस कहानी के जो मेन पात्र है किरण, योगेश्वर और नरेंद्र। किरण और योगेश्वर जो है वो पिता और पुत्री है और नरेंद्र और किरण जो है वो पति पत्नी है। और नरेंद्र जो है योगेश्वर का शिष्य है, योगेश्वर नरेंद्र के गुरु है। ठीक है, आगे देख लेते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उनका जन्म हुआ था 1883। उनकी कहानी का नाम है उसने कहा था और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। इस कहानी के पात्रों के ऊपर अगर ध्यान दें तो इस कहानी में लहना सिंह जो है, कहानी की शुरुआत जब होती है तब कहानी की शुरुआत में ही बताया है कि एक 12 साल का लड़का और 12 साल की लड़की जो एक दूसरे से बार बार मिलते हैं। तो जो 12 साल का लड़का उस कहानी में के प्रारंभ में बताया है वो लहना सिंह है और जो 8 साल की लड़की बताई है कहानी के प्रारंभ में वो सूबेदारनी है। ठीक है, इसके अलावा सूबेदार हजारा सिंह जो सूबेदारनी का पति होता है, मीन्स वो 8 साल की लड़की का पति होता है। इसके अलावा कहानी में और पात्र भी है बोधा सिंह, जैसे कि बोधा सिंह सूबेदार और हजारा सिंह का, सूबेदारनी और हजारा सिंह का पुत्र होता है। वजीरा सिंह का नाम भी इस कहानी में आया हुआ है जो सेना का जवान होता है। लप्टन साहब भी है जो जर्मन जासूस है और अंतर सिंह जो है वो 8 साल की लड़की जो बताई हुई है यानी सूबेदारनी, तो सूबेदारनी के मामा का नाम है। ठीक है, आगे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1879 में। उनकी कहानी का नाम है आकाशदीप। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929। इस कहानी की अगर हम बात करें, पात्रों की बात करें, तो इसमें मुख्य पात्र जो है नारी पात्र है चंपा और बुद्धगुप्त भी है जो चंपा का प्रेमी होता है। और इस कहानी में एक खलनायक की भूमिका निभाने वाले पात्र का नाम है मणिभद्र और जो जया जो है, जया चंपा की सहेली होती है। आगे देख लेते हैं जैनेंद्र।
जैनेंद्र का जन्म हुआ था 1905 में। इनकी कहानी का नाम है अपना अपना भाग्य। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1929। ये भी एक स्वीट सिंपल सी स्टोरी है जो पहाड़ी बालक होता है उसकी जीवनी के ऊपर इस कहानी में गरीबी को दर्शाया हुआ है। कहानी के पात्रों को अगर बात करें तो 10 वर्ष का अनाथ बच्चा होता है, पहाड़ी बच्चा होता है और स्वयं लेखक और लेखक का मित्र। लेखक जो है एक बुद्धिजीवी व्यक्ति है जो सहृदय से लोगों के प्रति दया रखते हैं और लेखक का मित्र भी उनके जैसा ही है। और एक जो 10 वर्ष का बालक है, पहाड़ी बालक है, वो बेघर होता है और काम की तलाश में इस बालक का जीवन की त्रासदी पर कहानी बताई गई और आखिर में वो मर जाता है। वो ये भी स्वीट सिंपल सी स्टोरी है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं फणीश्वर नाथ जी रेणु, उनकी कहानी यहाँ पर लगी हुई है। उनका जन्म देख लेते हैं उससे पहले 1921 और उनकी कहानी का नाम है तीसरी कसम। उनकी भी 2 कहानियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। तीसरी कसम, यह इस कहानी को एक और नाम से भी जाना जाता है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखने योग्य पॉइंट है। इस कहानी का अगर पात्रों की बात करें तो हीरामन जो होता है वो गाड़ी बैल वाला चलाने वाला होता है या फिर तांगा चलाने वाला, ऐसा भी कह सकते हैं। और हीराबाई जो है, हीराबाई नाचने वाली स्त्री होती है, नर्तकी होती है। इस कहानी का नाम ही तीसरी कसम है तो ऑब्वियसली इसमें कसमें तो आती है। उसमें तीन कसम ये हीरामन जो है लेता है, तो उसकी तीसरी कसम, तीसरी नहीं सिर्फ उसके पहले 2 कसम भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो, वो भी आपको याद रखने हैं। तो उसकी पहली कसम थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया था, तब वो कसम खाता है कि उसकी गाड़ी में चोर बाजारी से ख़रीदा हुआ सामान था, तो तब उसको पुलिस पकड़ लेती है। तब वो सोच लेता है, कसम खा लेता है कि इसके आगे से मैं चोर बाजारी का सामान गाड़ी पर कभी भी नहीं ला दूँगा। जब दूसरी बार वो जब कसम खाता है तो दूसरी बार क्या होता है, उसकी गाड़ी में बाँस की लदनी से उसके बैलों को परेशानी होती है और उसको बैलों की बहुत चिंता होती है। तो तब वो बैलों की चिंता के इसमें कसम खाता है कि आगे से वो बाँस का कोई भी सामान अपनी गाड़ी में नहीं ला देगा। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कसम होती है कि हीराबाई और हीरामन एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन बाद में हीराबाई को वो गांव छोड़कर जाना पड़ता है और हीरामन उसके जाने से उदास होता है। तब वो कसम खाता है कि इसके आगे से वो कभी भी कोई भी नर्तकी को या नाचने वाली स्त्री को अपने गाड़ी में नहीं बिठाएगा। तो ये 3 कसम उसने खाई है, तो आपको याद रखनी है। आगे देख लेते हैं अग्गे जी का जन्म हुआ था 1911 और उनकी कहानी का नाम है गैंग्रीन या इसको भी बोलते हैं रोज़। ये भी 2 नामों से प्रसिद्ध है। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1934 और इस कहानी के अगर पात्रों की बात करें तो मालती, महेश्वर और टीटी जो है मालती और महेश्वर का बच्चा है। आगे देख लेते हैं शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1932 में। उनकी कहानी का नाम है कोसी का घटवार। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 और इस कहानी के जो मेन पात्र है वो है लक्ष्मा और गोसाई। लक्ष्मा और गोसाई की प्रेम कहानी यहाँ पर बताई हुई है, तो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। आगे के हमारे राइटर है भीष्म साहनी, जिनका जन्म हुआ था 1915। इनकी भी 2 कहानी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। पहली है अमृतसर आ गया। ये कहानी जो है 1971 में प्रकाशित हुई थी। कई जगह पर इस कहानी का 1973 प्रकाशन वर्ष हमें मिलता है। इस कहानी के अगर पात्रों की बात करें तो नायक सरदार, 3 पठान, एक दुबला बाबू और एक बुढ़िया जो हमेशा माला जपती रहती है। इसके अलावा गौण पात्र भी इस कहानी में है। लटकती मूँछों वाला नया गरीब मुसाफिर होता है और उसकी पत्नी और उसकी बेटी होती है, और मुस्लिम गरीब मुसाफिर, उसकी पत्नी और अन्य
मुसाफिर होते हैं। ये भी एक ट्रेन में चलती हुई ट्रेन में जो यात्री है उनके ऊपर कहानी बनाई गई है। आगे कहानी है चीफ की दावत। चीफ की दावत ये भी एक छोटी सी सिंपल सी स्टोरी है और ये इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। अगर इसके प्रमुख पात्रों की हम बात करें तो उसमें शामनाथ जो है एक शामनाथ आदमी बताया हुआ है और उसकी पत्नी। शामनाथ जो होता है एक स्वार्थी, अवसरवादी और मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो अपने काम के जगह पे, वो जिस जगह पे वो काम करता है वहाँ पर उसको पदोन्नति के लिए कुछ भी कर सकता है। शामनाथ की पत्नी जो है हर एक बुरे काम में उसके साथ रहती है। इस कहानी में और एक पात्र आया हुआ है शामनाथ की माँ। शामनाथ की माँ जो होती है वो पुराने ख्यालों वाली औरत होती है और शामनाथ चीफ बोले तो शामनाथ के ऑफिस के बॉस एक अमेरिकी व्यक्ति होते हैं, आदर्शवादी और शिष्टाचारवादी व्यक्ति है। आगे देख लेते कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था 1925। इनकी कहानी है सिक्का बदल गया। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1948 और इसके अगर हम मुख्य पात्रों की बात करें तो शाहनी जो एक विधवा औरत है, शाहनी का पति होता है, ये गांव का एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, लेकिन वो अभी इस दुनिया में नहीं होता है, वो मर चुका होता है। इसके अलावा शेरा जो है शाहनी और शाहजी का नौकर होता है, लेकिन वो उसको बेटा मानते हैं। इसके अलावा और एक पात्र है हुसैना जो होती है शेरा की पत्नी होती है। दाऊद खां जो होता है वो थानेदार होता है और मुल्ला इस्लाम वो उस गांव का ग्रामीण नागरिक होता है। आगे देख लेते हैं हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 1922 में। इनकी कहानी है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। ये कहानी जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो VIMP कहानी है। इसके आगे IMP ज़रूर लगवा लेना। ये वेरी 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 इम्पोर्टेंट कहानी है। हर एग्ज़ाम में इस कहानी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से रट लेना है। 1 2 3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन अच्छे से पढ़ लेना है। कौन से कहानी में किसने क्या कहा है, माता दीन ने चांद पर जाने के बाद कौन से काम किए हैं, माता दीन ने जो कहा है उनके सेंटेंस भी हमें अच्छे से याद रखने हैं। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के पात्रों की अगर हम बात करें तो खुद माता दीन, पुलिस मंत्री, माता दीन जो है इसमें मुख्य पात्र है, सीनियर इंस्पेक्टर है पुलिस मंत्री, पुलिस विभाग के नाम हो ऐसा कुछ करने की माता दीन को वो सलाह देते हैं। ऐसा सलाह कौन देता है? पुलिस मंत्री माता दीन को देते हैं। फिर यान चालक जो होता है माता दीन को चांद पर ले जाने के लिए जो यान आया हुआ था उसका चालक होता है। फिर इंस्पेक्टर और कोतवाल जो चांद के पुलिस और सिपाही होते हैं उनका भी यहाँ पर जिक्र कहानी में आया हुआ है। आगे देख लेते हैं ज्ञानरंजन का जन्म हुआ था 1931 में और उनकी कहानी का नाम है पिता कहानी जो है 1965 में प्रकाशित हुई थी और इस कहानी में 2 ही मुख्य पात्र है, एक पिता और पुत्र। दोनों भी अपनी अपनी पीढ़ी के अनुसार, पिता जो होता है वो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वाभिमानी व्यक्ति है, आत्मनिर्भर व्यक्ति है, और पुत्र जो होता है वो आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देख लेते हैं कमलेश्वर जी का जन्म हुआ था 1932 में और उनकी कहानी है राजा निर्बंसिया। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष अगर देखें तो कई जगह पर 1957 भी मिलता है और कई जगह पर 1958 भी मिलता है, तो दोनों भी हमें याद में रखने चाहिए। इस कहानी के अगर पात्रों की बात करें तो चंदा जो होती है इस कहानी की मुख्य नारी पात्र है। जगपति जो होता है चंदा का पति होता है। दयाराम जगपति का दूर का रिश्तेदार, दूर का भाई होता है। बच्चन सिंह जो उनके गांव का अस्पताल होता है, अस्पताल का कंपाउंडर होता है। राजा निर्बंसिया और उसकी रानी, इस कहानी के अंदर भी एक कहानी बताई हुई है राजा और रानी की, तो राजा और रानी भी इस कहानी के पात्र होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर बताया हुआ है भटियारिन जो होती है वो और कोई नहीं बल्कि वो राजा की रानी होती है जो भटियारिन का रूप लेके राजा से मिलने के लिए चली जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं निर्मल वर्मा।
निर्मल वर्मा जी का जन्म हुआ था 1929 में और उनकी कहानी का नाम है परिंदे। परिंदे कहानी जो 1956 में प्रकाशित हुई थी। और इस कहानी के अगर पात्रों की हम बात करें तो इस कहानी में सबसे मेन पात्र है लतिका। लतिका जो होती है गर्ल्स हॉस्टल की गर्ल्स छात्रावास की वार्डन होती है। इसके अलावा सुधा जो होती है वो छात्रावास की छात्रा होती है, छात्रावास की लड़की होती है। सुधा के साथ साथ और एक लड़की का यहाँ पर जिक्र आया हुआ है जो इसमें शायद लिखना हम भूल गए, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। सुधा के साथ साथ और एक लड़की का नाम आया जूली। सुधा और जूली जो है छात्रावास की छात्रा है, छात्रावास की लड़कियां हैं। गिरीश नेगी जो है लतिका का पूर्व प्रेमी है, जो कुमाऊं में कैप्टन था, अब दुनिया में नहीं है। आगे का है मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट जो है संगीत शिक्षक है और लतिका को पसंद करते हैं। डॉक्टर मुखर्जी जो है लतिका के मार्गदर्शक है, समय समय पर लतिका को मार्गदर्शन करते हैं। करीमुद्दीन का नाम यहाँ पर आया है, वो हॉस्टल का नौकर है और बहुत ही आलसी इंसान है। और एक पात्र का नाम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, मिस वुड जो स्कूल की प्रिंसिपल है, फादर एलमंड पादरी है। ठीक है, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने एक कहानी छोड़ दी है यहाँ पर, शायद लाल पान की बेगम कहानी का इंट्रोडक्शन कराना हमसे रह गया है। कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। फणीश्वर नाथ जी रेणु जी का जन्म हुआ था 1921 में और उनकी जो लाल पान की बेगम कहानी है, ये कहानी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, लाल पान की बेगम, इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957। और इस कहानी के अगर पात्रों की बात करें तो इस कहानी में बिरजू एक छोटा बच्चा है, उसका नाम आया हुआ है बिरजू की माँ, उसके पिताजी और उसकी बहन का नाम है चंपिया। बिरजू के पिता को यहाँ पर बताया गया है कि वो एक डरपोक किस्म का आदमी है। डरपोक मीन्स उनका कैरेक्टर बताया हुआ है कि जो अपनी चाह को हमेशा दबा कर रखते हैं। और जनरली देखा जाए तो हर फैमिली के पिताजी जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो पूरे परिवार के लिए सब कुछ चीज़ें करेंगे लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे। तो हर आम आदमी जो होता है वो ऐसे ही होता है, हर एक फैमिली का पिता जो होता है वो ऐसे होता है, तो इसलिए उनको डरपोक कहा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा देखें तो मखनी भवानी फुआ, ये जो बिरजू और उनकी फैमिली के पड़ोसी होते हैं। जंगी के पुतोहू एक मुँहजोर नवविवाहिता स्त्री है। मुँहजोर मतलब झगड़ा करने वाली, जो बिरजू की माँ से बिल्कुल भी नहीं डरती हैं। इसके आगे और अगर देखे जाए तो ग्रामवासियों का कुछ नाम आया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि लारेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी, ये भी 2-4 पात्रों के नाम इस कहानी में आए हुए, तो वो भी आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर हम इसके आगे भी जो कहानी है, कल हम दूसरी कहानी पढ़ने वाले, उसका आपको इस यूट्यूब चैनल में, हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो मिल जाएगा और इसका जो है आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम में हिंदी मीडियम नेट सेट प्लस JRF टारगेट ऐसा सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के नीचे भी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये कहानी यूज़फुल, अगर जो हमारा चैनल पे जो भी वीडियो आपको आते हैं वो अगर यूज़फुल लगते हैं, आपको लगता है कि सच में वो काम के हैं, सच में आपका कुछ मदद हो रही है, तो आपके दोस्तों के साथ जो भी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।